हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कवर कर लिया है और हमने ये भी देखा है कि कौन कौन से पाथवेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। एनाबॉलिक पाथवे भी हमने डिस्कस किए हैं, कैटाबॉलिक पाथवे भी हमने डिस्कस किए हैं। तो वन ऑफ देम इज़ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में नाम से हमें पता चल रहा है कि लाइसिस हो रहा है। किसका लाइसिस हो रहा है? ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी डाइट हम ले रहे हैं उससे क्या बन रहा है? शुगर बन रहा है। शुगर मतलब ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज हर एक सेल को जाएगा टू क्रिएट एन एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे क्रिएट होगा? जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यही चीज़ें हमें ग्लाइकोलाइसिस में स्टडी करना है कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे हमें लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लाइकोलाइसिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं EM पाथवे, एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, एम्बेडेन मेयरहोफ ने, तो इसका नाम EM पाथवे पड़ गया। It is defined as the sequence of reaction converting glucose or glycogen to pyruvate। ये रिएक्शंस बता रहा है। इस पाथवे में हम कौन से सीक्वेंस को पढ़ते हैं? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन बनाता है क्या? पायरुवेट। ओके, एंड लैक्टेट बनाता है विथ प्रोडक्शन ऑफ ATP। क्या हो रहा है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है? तो एरोबिक कंडीशन में तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? पायरुवेट होगा। एरोबिक कंडीशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेल रेस्पायर कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। और अगर सेल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, तो ग्लूकोज से लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में प्रोडक्शन ऑफ ATP भी यहाँ पर होगा। देन ये जो पाथवे है वो कहाँ पे रन होता है? सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाथवे रन होता रहता है। ओके, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट इन साइटोसोल ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के, उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम। सो ये पाथवे भी वहीं पर ऑपरेट होता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। इट इज़ द मेजर पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन टिश्यूज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक RBC, कॉर्निया, लेंस। ये जो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वो मेजर पाथवे है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसमें? जिन टिश्यूज़ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सेल का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, पर जिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जैसे RBC है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कॉर्निया है, आपके आँखों का जो कॉर्निया है उसमें RBC नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेंसेस हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जो टिश्यू और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ पे एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू होगी, क्योंकि सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो पाथवे कहाँ पे रन हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस इज एसेंशियल फॉर ब्रेन बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस एसेंशियल होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रॉपर फंक्शनिंग करना भी बंद कर देगा। तो सो ग्लाइकोलाइसिस इज एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। ओके, देन द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, मतलब जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है, वो होता है ग्लूकोज। आपने डाइट लिया, आपने चपाती खाई, चपाती में कार्बोहाइड्रेट था। जैसे ही वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो चपाती में जो स्टार्च था उसका ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा और भी उसका डाइजेशन होगा, देन ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से और वो हर एक सेल में जाएगा। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से शुरू हो जाएगी। जैसे ही ग्लूकोज सेल में जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एरोबिक कंडीशन में तो पायरुवेट बनेगा और एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनेगा। अगर हम देखें
तो अभी हमने देखा कि पहला जो मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलाइसिस का वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जो अगर फॉर्मूला हम देखें ग्लूकोज का तो C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन है। तो सबसे पहला एंजाइम यहाँ पर जो वर्क करेगा, अगर ग्लाइकोलाइसिस लिवर में हो रही है तो वहाँ पे ग्लूकोकाइनेस फर्स्ट एंजाइम है, और अगर ऑल टिश्यूज़ में हो रही है तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो ATP यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट रिएक्शन करवाने के लिए। ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। ओके, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो रही है, वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हो रही है। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है। ओके, एक दूसरे में ये एक्सचेंज होते रहते हैं। ओके, और ये जो रिएक्शन है सेकेंड स्टेप वो होती है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में। देन थर्ड स्टेप इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओके, 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा एंजाइम लगता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम लगता है, जिसमें अगेन आपको ATP का इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब ATP आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको इस रिएक्शन को करवाने के लिए। देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का होगा, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का होगा। ऊपर ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। अब ये जो 6 कार्बन है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गए हैं। एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये बन गया। ओके, तो अब जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी वो 2 स्टेप में कवर होगी। किस तरह से? पहले जो ग्लिसरल्डिहाइड बना है, राइट हैंड साइड पे देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना है वो कन्वर्ट होगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, और ये जो रिएक्शन होगी वो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में होगी। और यहाँ पे NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी तो बन रही है। एनर्जी 2 टाइप की हो सकती है, आपके पास कैश भी हो सकता है, आपके पास चेक भी हो सकता है। तो NADH जो बना है वो चेक है, अभी आपको चेक मिला है। अब ये चेक आप किसी बैंक में जाके लगाएंगे जब भी आपको कैश मिलेगा। मतलब ये जो NADH है जब आप जमा करेंगे कहाँ पे? TCA साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर, ETC में जाकर अब जब आप वहाँ पे जमा करवाएंगे तो वहाँ पे ATP निकलेगी NADH से। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी तो निकल रही है, मतलब NADH जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे अभी डायरेक्ट ATP नहीं बन रहा है। NADH का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब ये बैंक जाएगा और वहाँ से बहुत सारी ATP का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे यहाँ पे अगेन ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ATP मीन्स एनर्जी। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट से इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेस बनेगा, पायरुवेट काइनेस के प्रेजेंस में पायरुवेट बनेगा। ओके, तो पायरुवेट जो था एंड प्रोडक्ट था किस कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में। और अगेन इस स्टेप में ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब क्या हो रहा है? अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट से लैक्टेट भी बनेगा। एनएरोबिक कंडीशन कब आती है? जब आप जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दौड़ लगा रहे होते हैं शॉर्ट। ओके, सो वहाँ पर बहुत सारी ATP का ज़रूरत पड़ती है, बट सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, बहुत सारी लंबी लंबी सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, तब ग्लूकोज होमोस्टेसिस यहाँ पर मेंटेन होता है। तो क्या हो रहा है? एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट बन रहा है ग्लूकोज से, और एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बन रहा है। तो ये तो बात हो गई ग्लिसरल्डिहाइड, एक पार्ट की ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पे लैक्टेट तक हम पहुँचे। अब अभी एक और मॉलिक्यूल बचा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका क्या होगा? अब ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एक जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना वो तो आखिरी तक गया और लैक्टेट और पायरुवेट बनाया उसने,
पर अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी क्या करना है, अपने आप को पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन अगेन वही साइकिल चलेगी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाइफॉस्फेटग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये जो स्प्लिट रिएक्शन है, मतलब ग्लूकोज का जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड से पूरी स्टेप 2 से 3 स्टेप जाएंगी नीचे तक, पाइरुवेट बनाएंगी। देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये अगेन पाइरुवेट, मतलब 2 यहाँ पर साइकिल्स रन करेंगी, 2 बार ये स्टेप्स रिपीट होंगी। ओके, तो अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की जो ये पहली जो 4 स्टेप्स हैं, उस फेज़ को हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जगह एटीपी देनी पड़ रही है। देन जहाँ पे मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का, उसे हम कहते हैं एनर्जी स्प्लिटिंग फेज़, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया है। देन यहाँ पर आपको चेक भी मिल रहा है, आपको करेंसी भी मिल रही है, एटीपी भी मिल रहा है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं। तो इस फेज़ को हम कहेंगे क्या, एनर्जी जनरेशन फेज़। अब इसी पाथवे को आपको वर्ड्स में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इन एग्ज़ाम आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बताना होगा। जैसे इन फर्स्ट स्टेप हम हेडिंग डालेंगे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज एंड एटीपी इज यूज्ड इन दिस स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेप में एटीपी यूज हुई है और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। देन fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate in the presence of phosphofructokinase। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 कंपाउंड्स में 3 कार्बन एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अदर मॉलिक्यूल इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो फर्दर आइसोमराइज हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, क्या हो रहा है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, आइसोमराइज कर लेता है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और अगेन अब ये क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। देन 1,3 biphosphoglycerate is converted into 3 phosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase. Then 3 phosphoglycerate is isomerized to 2 phosphoglycerate by enzyme phosphoglycerate mutase. Then 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate by enzyme enolase. Next step is phosphoenol pyruvate is finally converted into pyruvate in the presence of pyruvate kinase. और अगर anaerobic condition आती है तो pyruvate is further converted into lactate in the presence of lactate dehydrogenase. अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ओनली पाथवे है दैट टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ऐसा पाथवे है जो सारे सेल में रन हो रहा है बॉडी के। देन इन मसल सेल ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड एनर्जी इवन अंडर ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशन। जब आप एक्सरसाइज करें तो मसल सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे रन होता रहेगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। देन हमने बात की थी कि कुछ टिश्यूज़ या सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सो इन आरबीसी एंड लेंस एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ओके, so anaerobic glycolysis is the only pathway that provide energy as they lack mitochondria। तो जिन सेल में टिश्यूज़ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है वहाँ पे एनर्जी सप्लाई किससे मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। सो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज़ जो ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स मीन्स जो ये बीच बीच में जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ओके, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, पाइरुवेट है। तो ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो दूसरे सब्सटेंस को भी बनाने में यूज़ होंगे। पाइरुवेट तो बन रहा है, एंड प्रोडक्ट बन रहा है, पर कुछ अमाउंट अब ये दूसरे पाथवे में एंटर हो जाएंगे। ये कुछ मॉलिक्यूल का थोड़ा पार्ट, ओके, 100% में से 10 पार्ट कहीं और चला जाता है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 10%
HMP शंट में एंटर हो जाता है। ओके, तो ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, जी जैसे अमीनो एसिड है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि कौन है ऐसा चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करी है, मतलब किस टाइम पे उसको कितना ग्लूकोज तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, किस टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस की जो स्पीड है वो कम कर देनी है, तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल रेगुलेट द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपकी सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कंट्रोल कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस के रेट को। अगर आपने बहुत सारा मतलब बहुत समय से खाना नहीं खाया है, 5-6 घंटे हो गए, 7-8 घंटे हो गए हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अभी बॉडी में फूड नहीं है। फूड नहीं है मतलब कि क्या है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो अपने बॉडी के सेल में से जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन करवाएगी। ओके, ब्रेक डाउन होगा और वहाँ से ग्लूकोज बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ग्लाइकोलाइसिस की रेट कम है। जब आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो अब क्या होगा? बहुत सारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, तो अब उस हाई लेवल को ज़्यादा देर तो मेंटेन कर नहीं सकते, अब ग्लूकोज लेवल को कम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पे लाइसिस करवाना है हमें। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन पायरुवेट काइनेज जो है एंजाइम है वो भी रेगुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को। नाउ कम टू द एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। एनर्जेटिक्स मतलब कितना एटीपी आपने ग्लाइकोलाइसिस करवाने में खर्च करवाया और कितने एटीपी यहाँ पर आपको मिले। तो फर्स्ट स्टेप में पहला अगर फेज़ देखें हमें, तो हमने क्या कहा था, वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ था, पहला जो 4 स्टेप थे ग्लाइकोलाइसिस के। तो क्या हो रहा था, ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था तो आपको 1 एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, खर्च करना पड़ा था। देन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, मतलब जो तीसरी या चौथी स्टेप थी। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, तब भी आपको एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। तो यहाँ पे हमने कितने एटीपी खर्च कर दिए? 2 एटीपी खर्च कर दिए। अब आते हैं हम एनर्जी रिलीजिंग फेज़ में, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। और अगर हम देखें कि एक NADH से कितना एटीपी बनता है, एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 NADH से कितना बनेगा? 6 एटीपी बनेंगे। देन इन नेक्स्ट स्टेप 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल, तो अगेन 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज, कितने एटीपी सिंथेसाइज हुए? 2 NADH से 6 एटीपी बने हैं। देन 2 एटीपी मतलब 10 एटीपी आपने फॉर्म किए हैं, और कितने एटीपी यूज़ हैं? 2 एटीपी यूज़ हुए हैं। मतलब टोटल जो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी फॉर्म होता है? 8 एटीपी विल form. So this is all about glycolysis pathway. In next video we will discuss about the TCA cycle.